नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे पास जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल की, कि यहाँ तेलंगाना में पी कौशिक रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद फिर हरीश राव को भी उनको जो है क्या बोलते हैं हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो वह है कि राहुल गांधी ने कल मोदी और केजरीवाल पे बड़ा हमला बोला है। कल उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का ऑफिशियली जो एक प्रचार होता है वो शुरू किया, उसमें केजरीवाल पर हमला बोला, जिसके बाद केजरीवाल ने भी इस पर पलटवार किया। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो वह इंडिया अलायंस से रिलेटेड संजय राउत ने आज फिर एक इंडिया अलायंस को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो हमेशा के लिए बना हुआ है और इसको तोड़ने के लिए कोई भी वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़े भाई की भूमिका निभाए। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली खबर जो है हुजूराबाद से है। बीजेपी जो यहाँ के विधायक हैं बीआरएस के पी कौशिक रेड्डी, उनको करीमनगर पुलिस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में गिरफ्तार कर लिया। विधायक को बताया गया कि उन्हें करीमनगर में एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उसे ज़बरदस्ती पुलिस वाहन में बिठाया गया और वहाँ से ले जाया गया। वहीं बीआरएस के विधायक टी हरीश राव को आज हैदराबाद में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इससे पहले टी हरीश राव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया है। राव की टिप्पणी एक बैठक के दौरान बीआरएस जो वो थे क्या बोलते हैं एक वो थे लीडर, उनके पार्टी पर सवाल उठाने के लिए हुजूराबाद के विधायक पी कौशिक रेड्डी को हैदराबाद में गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। राव ने टिप्पणी की थी कि तेलंगाना जो पिछले 10 सालों में केसीआर शासन के दौरान फला फूला, पिछले 13 महीनों में कांग्रेस सरकार के तहत राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पी कौशिक रेड्डी जो हैं वो एक कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको उन पे बुरी तरह से एक तरह से देखा जाए हमलावर थे और उसके बाद फिर कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन टी हरीश राव कह रहे हैं कि ये जो तेलंगाना फला फूला पिछले 10 सालों में वो कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की यहाँ आने के बाद, रेवंत रेड्डी की सरकार बनने के बाद उसमें और चीज़ें ख़राब होती जा रही। जिस तरह से आप उनकी बात करें, उनको देखें तो उनका जो बात करने का तरीका था वो ऐसा था कि अगर उनके पास थोड़ी और वो होती तो उनको मार भी सकते थे। तो इन सब चीज़ों पे अपने आप अगर एक बड़े लीडर हैं, आप जो हैं क्या बोलते हैं उसके लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, आपको भी कुछ उनको जो है बोलना चाहिए कि इस तरह की काम ना करें। इस तरह के काम करने से आपकी पार्टी की छवि खराब होगी। देखिए, अगर हम पी कौशिक रेड्डी की बात करें तो देखा गया कि रविवार को जो बैठक हो रही थी उसमें जो डॉक्टर संजय कुमार थे वो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन पे उन्होंने हाथ चलाया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है। उस मीटिंग में यहाँ के जो आईटी मंत्री हैं वो भी थे, फिर परिवहन जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे और जो तमाम नेता हैं वो मौजूद थे। वहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, उसमें इन सब मुद्दों पे बात हो रही थी कि तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार ने जो अपनी योजना लाई है, जैसे राष्ट्रीय भरोसा योजना है, इंदिरा योजना है और तमाम जो योजना है उस पर वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। इसी के बीच मीटिंग के ही दरमियान देखा गया कैसे जो बीआरएस के नेता हैं पी कौशिक रेड्डी, वो जो डॉक्टर संजय कुमार हैं उन पे कैसे हमलावर होते हैं। उसके बाद से बात विवाद और बढ़ती गया। कल उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी और आज फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। वही अगर हम बात करें तो उनकी गिरफ्तारी के बाद कल देखा गया कि कैसे काफ़ी हंगामा रहा और इस दरमियान सबसे ज़्यादा अगर किसी बात का जिक्र किया गया तो जो पी कौशिक रेड्डी है वो डॉक्टर संजय कुमार पे ऐसा लग रहा था कि हमलावर इसलिए हुए हैं क्योंकि बार बार उन्होंने ये जिक्र किया था कि ये बीआरएस के नेता थे और अभी कांग्रेस में हैं और अगर इनको लगता है कि मैं जीत सकता हूँ तो अभी वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे और उसके बाद से फिर उपचुनाव लड़े और जीते। और हम पी कौशिक रेड्डी की बात करें तो वो भी कुछ साल पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीआरएस में गए हुए थे। तो वो जिस तरह से तंज कस रहे थे डॉक्टर संजय कुमार के ऊपर, तो मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो कोई निजी हमला है और जो कांग्रेस की जो योजना है उस पर वो बहस न करके उनका जो पार्टी बदलने का जो स्टैंड थे उस पर वो ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। अगर हम बात करें
और डॉक्टर संजय कुमार की तो वो भी उन 10 विधायकों में से हैं जो बीआरएस के पहले विधायक हुआ करते थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि देखा जाए तो अगर दोनों संवैधानिक पद पे हैं, वहां पर भी कई सारे सीनियर लीडर थे और उसके बावजूद जिस तरह से पी कौशिक रेड्डी ने वहां पे अपनी जो रूपरेखा है वो दिखाया, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। वही कल उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है और अब गिरफ्तारी हुई है, तो अब फिर से बीआरएस जो है वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर है और फिर कांग्रेस पे ये इनका सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, जो अहम मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर रही है और लगातार जो विपक्ष के नेता है उनको गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल सही। देखिए, अब जिस तरह से कौशिक रेड्डी का जो बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं सही, और अभी जो एक खबर सामने है उसमें ये भी कहा गया है कि वो जो क्या बोलते हैं विधायक थे वहाँ के, उन्होंने आज जो है जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर भी शिकायत की कि इन पे कोई एक्शन लिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें, अगर आप एक पद पे बैठे हुए हैं, आप एमएलए हैं, और जिस तरह हमने कल भी बोला था कि अगर वो उन्होंने पार्टी चेंज की है, वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं, तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो अगर जनता उनसे खुश होगी तो उन्हें वोट करेगी, नहीं खुश होगी तो नहीं वोट करेगी, हार जाएंगे वो। लेकिन इस तरह से किसी भी एमएलए को धमकाना, एक तरह से धमकाना ही कहा जाएगा, वो सही नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त दिल्ली के, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड चल रही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इलेक्शंस होने वा इसकी वजह से सियासी जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसी सियासी गर्मी को लेकर के कल राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में सीरमपुर सीट पर रैली करके चुनाव प्रचार का आगाज़ कर दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां उनके निशाने पर रहीं। पीएम मोदी और केजरीवाल पर उन्होंने जमकर हमला बोला। राहुल ने अपने भाषण में संविधान, पिछड़ों, दलितों का जिक्र किया तो अडानी अंबानी का नाम लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार खत्म करने और दिल्ली को पेरिस बनाने वाले केजरीवाल के दावों पर भी हमला बोला। झूठे वादे करने की बात कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल को एक जैसा ही करार दिया है। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, केजरीवाल जब आए थे जब आए थे इसमें, उसके बाद तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को साफ़ कर देंगे, हम स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम जो है यमुना को साफ़ करेंगे, और दिल्ली के जितने भी घर हैं, जितने भी रहने वाले हैं दिल्लीवासी, उनके घर में नल से पीने का पानी आएगा। लेकिन वो वादा अभी तक वो कर रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कल उन पर हमला बोला है। और राहुल गांधी ने अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली रैली हुई है, प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। और उन्होंने जिस अंदाज में शुरुआत की, काफ़ी दिन से शांत थे, वो काफ़ी दिन से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कल वो जब आए तो अपने पुराने ही तेवर में नज़र आए। उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली के लोग, जिस तरह से अभी जो खबरें आ रही हैं, दिल्ली के लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी को ही पसंद कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी भी कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक करके जो राज्य में अपनी शाख है वो जो खोती जा रही है, उसको लेकर लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जब से वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता गई है, उसके बाद से कांग्रेस भी लगातार दिल्ली में जो जीत की ज़मीन है उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पिछले विधानसभा में देखा गया कि कैसे जो दिल्ली में जो कांग्रेस है वो कुछ पीछे खुद हटती हुई नजर आई थी, और यही वजह रहा कि आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार बना ली। कल की अगर हम बात करें तो कल जो राहुल गांधी ने जो सीलमपुर में जो अपनी सभा को संबोधित किया, वो जो सीलमपुर इलाका है वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, और वो लगातार वहाँ पे हम बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, उन दोनों पार्टी पर हमलावर हुए। लेकिन उनके स्पीच में अगर गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया। आम आदमी पार्टी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भी कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। लेकिन शराब का जो मामला है, शराब नीति, उस पर और जो शीश महल का जो मुद्दा बीजेपी लगातार उठाई हुई है, इन दो मुद्दों पर भी राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे, चुप्पी साधे नजर आए, और इन दोनों मुद्दों पर जो आम आदमी पार्टी है उस पर वो घेरते हुए नजर नहीं है। वही अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो अगर विपक्ष है सबसे ज्यादा किसी मुद्दे को उठाया हुआ है तो वो संविधान आरक्षण है। कल राहुल गांधी दिल्ली में भी संविधान का मुद्दा उठाया और उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया, और जो देखा गया लोकसभा में जो मुद्दे थे, जो एजेंडे थे, उस पर भी वो पूरी तरह से सक्रिय रहे, और दिल्ली में भी कुछ हद तक इन मुद्दों पे बात की गई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मुस्लिम आबादी है उसको सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने कल ये भी कहा था कि साफ तौर पर उन्होंने मुस्लिमों की तरफ इशारा किया था कि अगर किसी भी धर्म के ऊपर कोई हमला होता है, वो चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो,
तो वहां पे उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले राहुल गांधी खड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब बयानों के पीछे की रणनीति उनकी क्या है और क्या वजह है कि दिल्ली का जो सीलमपुर इलाका है वहीं पर राहुल गांधी अपनी चुनावी सभा को संबोधित किए, चुनावी यात्रा वहां पे शुरू की है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीच में देखा गया था कि जो कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन जो और इनको केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया था, उसके बाद से केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी है वो भी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई। हालांकि कुछ देर पहले ये भी दावा किया जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग हो जाए, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का आलाकमान है उसमें कुछ सक्रियता नजर आई। और कल की जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो अजय माकन है उनको इस मीटिंग से दूर रखा गया था, क्योंकि इन पे पहले ही जो आम आदमी पार्टी है वो कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। तो अब दिल्ली की जो राजनीति है उस राजनीति में सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर अगर गौर किया जाए तो सबकी रणनीति यही काम करेगी कि जो मुस्लिम वोटर है उसको लुभाने की कोशिश किया जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी कमजोरी इसलिए भी हो गई है क्योंकि देखा गया है कि केजरीवाल के रहते ही दिल्ली दंगे हुए, फिर हम कह रहे हैं कोरोना टाइम के दरमियान जो तबलीगी जमात का जो मामला हुआ, तो इन सब मुद्दों में भी कांग्रेस को मौका मिला है मुस्लिम जो वोटर है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। और अगर हम सीलमपुर इलाके की बात करें तो शायद कांग्रेस ने भी उस इलाके को इसलिए चुना है क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस का वो गढ़ है और इसीलिए राहुल गांधी चुनावी जो अपनी सभा है वहां से शुरू किए हैं और जो चुनावी बिगुल है वहां से उन्होंने उसका बजा दिया है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से उन्होंने कल चुनावी बिगुल बजाया है और केजरीवाल पे हमला किया है, तो केजरीवाल ने भी कहा है कि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो देश को, मतलब केजरीवाल जो है वो देश को बचाने के लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा लेकिन वो उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे आपने भी बोला कि अजय माकन ने जो भी भाषा इस्तेमाल की थी या जो भी बोला था, उसके बाद केजरीवाल का ये बयान सामने आया कि हम जो हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली की जो जनता है वो उस चीज़ को समझ रही है। और दिल्ली में इस बार जिस तरह से आपने कल भी बोला था शायद कि इस बार जो है कोई एक पार्टी उस हिसाब से शायद सत्ता में ना आए, क्योंकि अभी हमने देखा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में भी इतनी आसानी से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल उलट था। तो इसी तरह हम कोई इस बिल्कुल पुख्ता वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कि वहाँ के हालात हैं और जिस तरह से वहाँ की जनता के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वहाँ की जो आवाम है वो जो रिएक्शन दे रही है, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि इस बार तीनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही हैं और तीनों पार्टियों को अपने अपने हिसाब से वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के सरकार में आ रहे थे 2 बार से, इस बार शायद उनको कुछ परेशानी हो। नहीं, अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखा गया कि लोकसभा के दौरान जो इंडिया अलायंस है उसके गठबंधन थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन लोकसभा में साथ के साथ जो लोकसभा सीट है दिल्ली में वहाँ पे एक भी सीट उनको नहीं मिली, एक भी दरवाज़ा नहीं खुला। अगर हम बात करें वहाँ पे चुनावी प्रचार की तो खुद अरविंद केजरीवाल प्रचार किए थे, कन्हैया कुमार जैसे नेता वहाँ पे जीत नहीं पाए, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार किए थे। तमाम जो कांग्रेस नेता हैं या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी लोगों ने वहाँ पर चुनावी रैली की थी। तो जब लोकसभा में भी अगर वो अपनी सीट निकालने में नाकाम रहे तो अगर विधानसभा में दोनों पार्टी अलायंस करते हैं तो उसमें भी क्या गारंटी है कि वहाँ पर जो 70 विधानसभा सीट है वो इन दोनों को मिल जाए। अगर हम बात करें कांग्रेस की अलग होने की तो कुछ रणनीतिकार या फिर कह जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस को वहां पे अलग लड़ना ही उसके लिए फायदेमंद है, कि देखा गया कैसे पंजाब में भी कांग्रेस का सफाया आम आदमी पार्टी ने भी किया, दिल्ली में भी कांग्रेस का सफाया आम आदमी पार्टी ने भी किया, और हर एक के बाद एक करते हुए अगर हर राज्य कांग्रेस छोड़ती जाए तो वहां पे जो पार्टियां हैं उनका कब्जा होता जा रहेगा और धीरे धीरे शायद कांग्रेस की जो साख है वो खत्म हो जाए। हालांकि कांग्रेस की जब बात आती है तो लगातार लोगों का यही दावा होता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे पार्टी है और नेशनल लेवल पे किसी को टक्कर देती है। अगर रीजनल लेवल की बात करें, क्षेत्रीय लेवल की बात करें, तो वहां पे जो कांग्रेस है वो अगर किसी पार्टी से अलायंस करके न लड़े तो उसके लिए शायद मुश्किल होती है। अगर हमने हरियाणा में भी देखा कैसे आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, हालांकि लोगों का यह भी कहना होता है कि आम आदमी पार्टी अगर शायद साथ में लड़ी होती तो वहां पर अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट होती। लेकिन जिस तरह से हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल को छोड़ा गया, जेल से वो बाहर आए, तो उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए, कई तरह के प्रोपेगेंडा रचा गया कि शायद उनको छोड़ने के पीछे यही रणनीति थी कि वहां पे बीजेपी अलायंस बीजेपी की गवर्नमेंट बने, और हुआ वही भी। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे अब पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतर चुकी है। पिछले कुछ दिनों की बात करें या फिर पिछले विधानसभा की बात करें तो वो इतनी सक्रिय नजर नहीं आई थी, लेकिन अब जिस तरह से
से कांग्रेस के भी जो आला कमान है या फिर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है, जो वहां पे वादे कर रहे हैं, उससे बढ़कर कांग्रेस वादे कर रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ अब दिल्ली चुनाव में उतर चुकी है और आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी के लिए इतनी राह आसान नहीं है कि दिल्ली की जो गद्दी है उसको आसानी से मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आपने बोला कि कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ उतर आई है, तो कांग्रेस ने जो घोषणाएं की उससे वो साफ नज़र आ रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल से कदम आगे हैं। और कल भी राहुल गांधी ने यही कहा, और उससे पहले भी कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहते रहे कि दिल्ली में जितना भी काम हुआ है वो सारा सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम पे ही हुआ। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों और क्या बोलते हैं जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके अलावा और कुछ काम उस तरह का किया नहीं है कि दिल्ली की जनता को दिखे। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं उनकी अहम भूमिका होती है, तो कांग्रेस पार्टी को जहाँ पे लगता है कि हम मजबूत हैं वहाँ पे वो गठबंधन नहीं करती। जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अभी हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर व झारखंड में इंडिया अलायंस के तहत लड़े और महाराष्ट्र में एमवीए के गठबंधन में लड़े। तो ये चीज़ अलग है कि एक कोई भी पार्टी जो है विपक्षी पार्टी वो ये बोलती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मन की करती है। आपने देखा कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में सरकार बन गया और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी जगह ही नहीं ली। वो कहने लगे हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। लेकिन झारखंड में आपने देखा कि झारखंड में बहुत मेहनत की, झारखंड में उसमें आया, सरकार में आया, लेकिन उनको मंत्रालय मिले। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव में इस वक्त एक चीज़ और ज़्यादा हावी हो गई है और वो है धर्म। हर चीज़ में धर्म को बीजेपी लेकर के आती है। वहीं बीजेपी के जो दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाया। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं को बांटने का चुनाव आयोग की ओर से काम किया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग की ओर से वोटों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन वहीं मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि पहले भी बीजेपी हमेशा से एक धर्म का चोला लेके चलती है। वो जो है कोई भी चीज़ आती है तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना लेती है। अब आपने कुछ काम नहीं किया, अपोजिशन आपका इतना कमज़ोर रहा कि वहाँ पे आप सरकार जो भी काम करती थी आप उसको बुना नहीं पाते थे। अब आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे जो हिंदू वोटर्स हैं उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनको जांचा जा रहा है, लेकिन वहीं मस्जिदों और दरगाहों में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये प्रवेश वर्मा, आपकी पार्टी जो है बीजेपी वो सत्ता में। जिस तरह से अभी हमने देखा कि बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो आम आदमी पार्टी वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जो है टिकट वो दे रही है, वोटर आईडी बनवा रही है, उनका वोट ले रही है। तो इसमें भी ये चीज़ सामने आती है कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। अमित शाह का काम है बॉर्डर्स पे चीज़ों को देखना, अमित शाह का ही काम है ना ये चीज़ें, होम मिनिस्ट्री उन्हीं की है। अब वो उस तरह से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये गलती आपकी है। तो जिस तरह से अभी ये शायद चल रहा है वहाँ पे कि जो वोट कटने की वो चल रही हैं, बातें चल रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे जो है सफाई दी है, और जिस तरह से प्रवेश वर्मा पर जो केस किया गया था उसे भी इलेक्शन कमीशन ने साफ जो है क्लीन चिट दे दी। देखिए अगर दिल्ली की बात की जाए तो प्रवेश वर्मा कौन है? प्रवेश वर्मा को जब टिकट मिला तब से ही कुछ मुस्लिम क़यादत है या फिर जो दिल्ली दंगे में जो पीड़ित है, कहा यह जा रहा है कि उनके ज़ख्म पे अब फिर से उसको खो देने की कोशिश की जा रही है। प्रवेश वर्मा ही दिल्ली दंगों की बात करें उसमें इनको मुख्य रूप से देखा गया था। लोगों का आरोप था कि उस सारे रणनीति के पीछे प्रवेश वर्मा रहे। जब से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है तब से दिल्ली में और सियासत गर्मा गई। हालांकि अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी पे टारगेट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि वो सभी धार्मिक स्थलों पर वेरिफिकेशन करें। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पर हमारे हिंदुओं को टारगेट करके बांटने और बदनाम करने का काम काम नहीं करे, काम किया जा रहा है। अब आप बताएं, प्रवेश वर्मा जो बोल रहे हैं सिर्फ हमारे हिंदुओं के, तो क्या
जिस वो क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का वोट है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई ऐसे नेताओं के बयान आपने सुना होगा कि उनका ये कहना होता है कि हम सिर्फ हिंदुओं के वोट से हम जीत जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात करें, नीतीश राणे ने भी, महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था। उसने ये भी कहा था कि मुझे किसी और वोटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीत जाएंगे। अगर हम ये दिल्ली की बात करें तो देखा गया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो खुद बीजेपी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट चलाया जा रहा है, जिसमें सड़कें दिखाई जा रही हैं कि ये सड़कें कितनी खराब है, दो महिला बैठी हुई है अंदर और ऑटो रिक्शा दिख रहा है। उसमें जब फैक्ट चेक किया गया तो पता ये चलता है कि वो वीडियो हरियाणा का है और हरियाणा का वीडियो दिल्ली का बताकर वहां पे झूठा प्रचार किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट जारी किया उसके बाद से लगातार इलेक्शन कमीशन भी ये कह रही है कि झूठा प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरफ प्रवेश वर्मा खुद आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे जो हिंदू वोटर है उसकी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ जो भाजपा है वो खुद झूठी प्रचार कर रही है। तो आखिर इन पे एक्शन कौन लेगा? दिल्ली की बात करें तो देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो लगातार उन मुद्दों को उठा रही है जो जनता के मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दे हैं, उनके लिए फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, उन मुद्दों पे वो बात कर रही है। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सिर्फ वहां पे मंदिर, मस्जिद और धर्म की बात कर रही है। दिल्ली में देखा जाता है कि जो वोट परसेंट है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है और वो वोट समझ बुझकर देते हैं। और हम राज्यों की बात करें तो वहाँ पे कुछ हद तक वोटों में बहकावे आ जाते हैं। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल हाई पे है, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को लुभाना काफ़ी मुश्किल है और शायद इसीलिए कि अभी तक वहाँ पे बीजेपी जो है वो जीत नहीं पाई। अब बीच में देखा गया कैसे आम आदमी पार्टी ही, एक बीजेपी के नेता पे आरोप लगाया था कि वो पैसे बांट रहे थे खुलेआम दिन दहाड़े, मतलब कह ले लोग खुद पैसे लेकर भी आ रहे थे। लेकिन अभी प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, इस पे जो एक मुस्लिम तबका है वो तो खासा नाराज है ही। लेकिन अब प्रवेश वर्मा जो लगातार केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद जो हिंदू हैं उसके वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो ऐसा न करें। लेकिन चुनाव में जो मुद्दे हैं प्रवेश वर्मा वो अपने क्षेत्र के जो इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी तक ने ये काम नहीं किया। लेकिन आप भी देख सकते हैं अभी भी दिल्ली में भी जो राजनीति है वो धर्म के आड़ में राजनीति की जा रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने अभी बात की थी कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, सॉरी लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लीडर्स ने वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में एक अलायंस बना था, उसमें सॉरी लोकसभा चुनाव में एक अलायंस बना था, उसका नाम था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के तहत काफ़ी सारी ऐसी पार्टियां थीं जो इंडिया गठबंधन के साथ थीं और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी थी। लेकिन जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियों को ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ गठबंधन करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी अगर बड़ा भाई है तो उसे अपने बड़े भाई के तहत जो भूमिका होती वो निभानी चाहिए थी। वहीं आज शिवसेना यूबीटी के सांसद जो हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरवाइव करेगा। अगर इंडिया गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो गठबंधन होता है उसको मजबूत रखना एक जिम्मेदारी होती है जो उस गठबंधन की बड़ी पार्टी होती है उसकी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के जो उसके लीडर से कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि जिस वक्त जब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था उससे 4-5 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इस पे तब ये सारे लीडर्स कहाँ थे? अगर आप अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था, इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर है वहाँ पे। अगर आम आदमी पार्टी ने पहले ये बोला कि हम यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, तो उस वक्त ये सारे लीडर्स कहाँ थे? उस वक्त भी इनको जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन करना कठिन होता है, पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें कुछ न कुछ समझौते करने पड़ते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, उसी वजह से उसकी ये जिम्मेदारी है कि हमें साथ रखकर बड़े भाई की भूमिका निभाए। देखिए, अगर संजय राउत की बात करें तो वो देखा जा रहा है कि दिल्ली जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लगातार उनकी नज़र बनी हुई है और वो लगातार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है उसको नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और इसी वजह से उनकी यह जिम्मेदारी है कि हमें साथ रखकर बड़े भाई की भूमिका अदा करें।
मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे टक्कर देती है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन जब रीजनल लेवल पे बात आती है तो कांग्रेस भी कुछ हद तक अलायंस करती है, लेकिन कुछ हद तक अलायंस नहीं करती है। यहाँ पे जो संजय राउत है वो अभी की नहीं, वो आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि संजय राउत चाहते हैं कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बनी और उसके बाद से 2024 में जिस तरह से बीजेपी को रोका गया 400 पार की जो नारा बीजेपी दे रही थी, तो अगर 5 साल तक और सब्र कर ले और इंडिया अलायंस ऐसी काम करती रही तो आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग हुई है, हालांकि इंडिया अलायंस के दोनों साथी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग हुए हैं और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इससे संजय राउत को डर यह है कि अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के साथ जब हम काम करेंगे तो जनता को हम क्या जवाब देंगे। और वो जनता के साथ साथ सबसे ज्यादा इस बात को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई जिसके खिलाफ है कल होकर वही उस मुद्दे को बना लेगा कि इंडिया अलायंस में रहते हुए विधानसभा में अलग लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो दोनों साथ होते हैं। तो इसको लेकर संजय राउत काफी गंभीर विषय बता रहे हैं और इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन वही संजय राउत की बात करें तो अभी तक जो उनके बयान सामने आ रहे हैं उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत अभी भी यही चाह रहे हैं कि इंडिया जो अलायंस है वो बरकरार रहे और आने वाले वक्त में एक रणनीति के साथ काम करे। और संजय राउत ने यह भी कहा था कि जब से इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद कांग्रेस को इंडिया अलायंस जो बनी है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर मीटिंग करनी चाहिए थी। अगर भाई है तो सबको साथ में रखे, लेकिन मीटिंग नहीं करने की वजह से शायद इंडिया अलायंस में टूट हो जाए। तो अगर संजय राउत की बात करें तो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है उसको साथ रखे और जो बैठकें हो रही हैं वो आगे भी जारी रहे ताकि कोई भी इंडिया अलायंस का जो साथी है वो छूट कर कहीं और ना जाए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बरकरार रहे, वही उनका एक तरफ ये भी कहना है कि जब लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ये गठबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें हर एक बंदा अपने कहीं ना कहीं अपने लेवल पे काम कर रहा होता है। अब अगर वहाँ पे जब बीएमसी का चुनाव होगा, जब इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पे भी ये बात उठाई जा सकती है, कोई भी उठा सकता है कि भाई आप अगर एमवीए गठबंधन में हैं तो आपको एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से दिल्ली में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि 8 फरवरी को ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 8 फरवरी के बाद किसकी सरकार बनेगी, किसके सर जो ताज है वो सजेगा, कौन उस कुर्सी पे बैठेगा या कौन शीश महल में रहेगा, ये सारी चीज़ें 8 फरवरी को ही पता चलेंगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।